जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर एजुकेटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो लगभग एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो मुख्य भाग है हमारा वो हम लोग पढ़ चुके हैं। मुख्य भाग का मतलब 30% जो आपका होता है व्याकरण का भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस सेशन में, इस सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं? वर्तनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि वर्तनी जो है वो बहुत साधारण सी चीज है, लेकिन जब आपके सीयूटी यूजी के एग्जाम में जब आप वर्तनी से संबंधित प्रश्न देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उस वर्तनी में भी क्या होता है। जैसे कि आप एक प्रश्न को देख लेंगे, एक शुरुआत कर रहे हैं, सावधानी से देखना क्लास को, ठीक है? सावधानी का मतलब एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, कॉपी पेन ले करके, ठीक है, कॉपी पेन ले करके अगर बैठेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी शिक्षा में ज्यादा क्या होगा, इजाफा। ठीक है, तो एक बात मानते हुए थोड़ा सा ये पिक्चर मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक अपने सिलेबस से, अपने पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक शब्द लिखते हैं, वर्तनी के बारे में हम लोग जानते हैं इसलिए हम सीधा शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर एक 2024 के परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि स्वयंवर कैसे लिखा जाता है, तो स्वयंवर में 4 ऑप्शन थे। ठीक है, 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो होता है ये वाला, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन होता है ये वाला, और तीसरा ऑप्शन जो आया था उसमें जो है ये वाला, ये वाला, और एक चौथा ऑप्शन था वो ये था। अब हमें जरा आप बताइए, ये वर्तनी से संबंधित प्रश्न है और कितने हमारे छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप हमें बताइए जरा, ये वर्तनी से संबंधित प्रश्न एक मैंने आपसे पूछा है कि स्वयंवर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्या होता है, जब हम वर्णों का और चिन्हों का व्यवस्थित क्रम से अध्ययन करते हैं वही कहलाता है वर्तनी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। वर्तनी से संबंधित शुरुआत करते हैं, ठीक है, और चर्चाएं हमारी बीच क्लास में होती रहेंगी, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं। ठीक है, इसको देख रहे हैं बिल्कुल बहुत एकदम मजे के साथ। ठीक है, ये देख रहे हैं, दिमाग लगा के पढ़ना है जैसे ये लगा रहा है। अब समझो, जब स्टैचू दिमाग लगा रहा है तो आप तो इंसान है, आपको तो लगाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे वर्तनी की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। ठीक है, एक बच्चों की तरह, छोटे छोटे बच्चे जैसे पढ़ते हैं उस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर ये कंटेंट लेके आया हूं, क्योंकि जो हमारा बेसिक अगर क्लियर हो जाता है, ये अभी पहला भाग हमारा वर्तनी पे होने वाला है आज। इसके बाद जब हम आपको पीवाई को सॉल्व कराएंगे तब आपको पता चलेगा, और उसमें जो डिस्कशन किया जाएगा उसमें बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है, और परिभाषा कुछ यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। किसी शब्द में आए हुए अक्षरों और मात्राओं सहित पढ़ने और लिखने को ढंग को हम वर्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरों और मात्राओं मतलब चिन्हों के सहित जो लिखते हैं हम, उनको लिखने का हमारा क्रम होता है, सही ढंग होता है, हम उसको वर्तनी कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये परिभाषा शब्द ही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हम इस परिभाषा को ऐसे लिख सकते हैं? बताइए, क्या ऐसे हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं? अगर यहां पर ऐसे नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि इसका एक क्रम है, पा के बाद एक चिन्ह आना है, भा के बाद एक चिन्ह आना है, सा पर एक चिन्ह आना है और पा के बाद रा आना है। ठीक है, तो ये जो क्रम व्यवस्थापन होता है वर्णों का और मात्राओं का, यही वर्तनी कहलाता है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। परिभाषा समझ लिया आपने क्या है? क्या होता है भैया, किसी शब्द में आए हुए अक्षरों, मतलब अक्षरों का मतलब क्या हो जाएगा, वर्णों, ठीक है, और मात्राओं सहित, पत्रों यहाँ पर अक्षरों या वर्णों को मात्राओं सहित पढ़ने या लिखने। ठीक है, उनका उच्चारण भी किया जाता है तो उसमें भी हमें अशुद्धि समझ में आ जाती है। ठीक है, उच्चारण करने और उनको लिखने में, मतलब कथित रूप से यार प्रयोग करने में और लिखित रूप से प्रयोग करने में क्या होता है, जब हम उसके सही ढंग को प्रयोग करते हैं उसको ढंग को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। ठीक, चलिए अब बात आती है स्वर और मात्राओं संबंधी अशुद्धियां। अब ये टॉपिक मैं आपके लिए क्यों यहां पर लिखा हूं कि भैया आपको एक प्रश्न पूछा गया है, इस टॉपिक का नाम है कितने प्रकार से वर्णों में जो है अशुद्धियां होती हैं, कितने प्रकार से शब्दों में अशुद्धियां होती हैं।
तो इसको समझिए किस प्रकार से अशुद्धियां जो है शब्दों में होती हैं। और जब आप ये चीज सीख जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये समझना कि किस वर्ड में क्या अशुद्धि है, ठीक है, क्योंकि हमारा बेस जो है, हमारा आधार बहुत मजबूत है। यहां शुरुआत करते हैं। स्वर एवं मात्राओं संबंधी अशुद्धियां यहाँ पर क्या होती है? स्वर एवं मात्रा से संबंधित अशुद्धियां तभी होगी जब स्वर का और मात्राओं का, किसका? स्वर का और मात्राओं का जो प्रयोग है वो हम लोग क्या कर देंगे? वो हम लोग अशुद्ध रूप से कर देंगे। क्या कर देंगे? अशुद्ध रूप, अशुद्ध प्रयोग के कारण, ठीक है। शब्द में स्वर और मात्राओं का अशुद्ध प्रयोग या गलत प्रयोग के कारण यह जो है विकार शब्दों में उत्पन्न हो जाता है, या कमी आ जाती है कि उनका उच्चारण और उनके लेखन में हमें यहाँ पर कमी देखने को मिलती है और वो अशुद्धि हो जाती है। और क्या हो जाता है? वो यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। कैसी हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है, ठीक है, अशुद्ध हो जाती है। समझे बात को? अब स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से होती है, ठीक है। लिखा गया है यहां पर, ये जो है अशुद्ध भाग लिखा हुआ है, यहां पर शुद्ध भाग लिखा हुआ है, ठीक है। समझना बात को कि स्वर और मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां होती कैसे हैं। अब अगर हम बात करेंगे, यहां लिखा गया है आहार, ठीक है, आशा करता हूं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, आहार, ठीक है। तो आप हमें जरा ये बताइए, यहां उच्चारण करके देखते हैं तो आहार निकलता है। क्या निकलता है? आहार। आहार का मतलब क्या होता है? आहार का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन, ठीक है। अब आहार यहां पर लिखा गया है, इसमें स्वर संबंधी एक अशुद्धि है और मात्रा संबंधी अशुद्धि है। किस प्रकार से? क्योंकि भैया आप यहां पर देखेंगे, जब आहार लिखा जाता है, उच्चारण किया जा रहा है, तो उच्चारण किसका हो रहा है? इस आ का उच्चारण हो रहा है। इसको कहा जाता है दीर्घ आ का उच्चारण हो रहा है। किसका? दीर्घ आ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। क्या है? ये दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर के लिए हमें दीर्घ मात्रा का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहां ये अशुद्ध हो जाएगा और शुद्ध क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा भैया आहार। क्या हो जाएगा? शुद्ध बताइए जरा, शुद्ध क्या हो जाएगा? आहार। किस प्रकार से? ठीक है। तो मात्रा संबंधी अशुद्धि इस वर्ण में कैसे हुई, इस शब्द में कैसे हुई, समझ में आया। अगला उदाहरण देखिए, लिखा गया है आधीन, ठीक है। आधीन का मतलब होता है, बताइए जरा, आधीन को हम लोग क्या कह सकते हैं? आधीन होता है या फिर अधीन होता है? जरा इस बात को समझिए, ठीक है। लिखा गया है अधीन, आधीन। आप जब अधीन का यहां पर उच्चारण करते हैं तो अधीन का एक शाब्दिक जो अर्थ होता है, अधीन का जो अर्थ होता है वो होता है किसी के अंदर या फिर किसी के कब्जे में होना। क्या होना? अधीन मतलब किसी के कब्जे में हो, या फिर किसी के नीचे, किसी के अंतर्गत कार्य करना, ठीक है। तो ये होता है अधीन, मतलब किसी पर आधारित होना का मतलब होता है अधीन, ठीक है। किसी पर जो आधारित होते हैं उसको हम अधीन कहते हैं, अधीन कहते हैं, ठीक है, ठीक है, अधीन। तो यहां पर अधीन उच्चारण करने में आ रहा है, परंतु ये जो है एक गलत मात्रा के प्रयोग के कारण क्या लिख दिया गया है? आधीन लिख दिया गया है। तो आधीन शब्द का प्रयोग अगर हम कर देंगे, आधीन में अगर इस मात्रा को, इस बड़े स्वर के प्रयोग की मात्रा यहां पर कर देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है? लघु आ का प्रयोग किया जाता है, लघु स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? आधीन में जो अशुद्धि है वो दीर्घ आ और लघु आ के कारण हो गई है। दीर्घ आ मतलब यहां पर स्वर हो गया, लघु आ क्या हो गया? स्वर्ग हो गया, ठीक है। तो स्वर संबंधी इसमें भी अशुद्धि आ गई। सही यहां पर क्या होता है? अधीन होता है, समझते जाना, ठीक है। ये आपके लिए और उदाहरण के तौर पे भी है आपके लिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले वर्षों में पूछे भी गए, ठीक है। अब लिखा गया है आगामी, ठीक है, आगामी लिखा गया है। बताइए आगामी होता है या आगामी होता है? आगामी का जो अर्थ होता है वो होता है आने वाला, ठीक है। क्या होता है? आने वाला। आगामी का क्या अर्थ होता है? आने वाला अर्थ होता है, परंतु यहां क्या लिखा गया है? आगामी। आगामी का कोई अर्थ नहीं होता है, यहां भी लघु आ आना चाहिए। क्या? लघु आ नहीं, लघु आ का प्रयोग किया गया है, परंतु आना क्या चाहिए? दीर्घ आ, ठीक है, दीर्घ, ये वाला। क्या होता है? आगामी होता है, आगामी नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर शुद्ध ये हो जाएगा। अब अगला अतिथि देखेंगे, तो अतिथि में देखेंगे कि भैया आपका जो उच्चारण हो रहा है वो किस प्रकार से होता है? अतिथि कहते हैं। कैसे कहते हैं? अतिथि। और लिखा क्या गया है? अतिथि,
ठीक है। तो ये यहां पर क्या हुआ है कि मात्रा संबंधी जो अशुद्धि आई है ये दीर्घ मात्रा का प्रयोग कर दिया गया है, ये दीर्घ मात्रा का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। इस मात्रा का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। किसका? अतिथि। इस प्रकार से लिखा जाता है, ये होता है सही अतिथि। अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि का मतलब होता है मेहमान, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब लिखा गया है कौरव, इसी प्रकार से कौरव भी है। तो आप जब उच्चारण करते हैं तो कौरव नहीं होता है, कौरव होता है, ठीक है। कौरव होता है मतलब दीर्घ मात्राएं आती हैं। दीर्घ का मतलब क्या हुआ कि भैया अव का प्रयोग किया गया है का के साथ, ठीक है। का के साथ किसका प्रयोग किया गया है? इस अव का प्रयोग किया गया है, ना कि इस अव का प्रयोग, इस ओ का प्रयोग, इसका प्रयोग जब नहीं किया गया है, प्रयोग हमें इसका करना है तो मात्राएं भी इसी की लेनी होगी। क्या है? इसकी मात्राएं भी लेनी होगी। और मात्राएं इसकी क्या है? इसकी मात्राएं ये होती हैं, क्या होती हैं? इन मात्राओं का अव का क्या चिन्ह होता है? ये चिन्ह होता है, ठीक है। तो कौरव शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। इसमें जो है मात्राओं संबंधी अशुद्धियां आ गई। और लिखा गया है शुभ, ठीक है। अच्छा, शुभ का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें एक स्वर संबंधी अशुद्धि जो है कैसे आई है? क्या स्वर संबंधी या उच्चारण के कारण इसमें अशुद्धि आई है? जब हम शुभ कहते हैं तो शुभ में सीटी वाले सा का उच्चारण होता है या रा वाले सा का, मतलब इस वाले सा का उच्चारण किया जाता है या फिर इस वाले सा का उच्चारण किया जाता है या फिर षटकोण वाला सा इसको कहते हैं। किसको कहा जाता है बताइए? कौन सा सा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? तीन सा में कौन से सा का प्रयोग किया जाता है? तो शुद्ध रूप से जो शुभ लिखा जाता है उसमें ये शुभ का प्रयोग, ये वाला सा का प्रयोग किया जाता है, जिसको सीटी, ठीक है, जिसको उच्चारण करने में हमारे मुख से क्या होती है? एक गर्म वायु निकलती है। अच्छा, सा का उच्चारण बताइए, जब हम लोग करते हैं सा का उच्चारण करने में हमारा क्या होता है? ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। सा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन में आता है, ठीक है। सा क्या होता है? ये तीनों सा हमारे ऊष्म व्यंजन में आते हैं। इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स और ह। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलने में हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, वही तो ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है और इस सा के उच्चारण में हमारे मुख से हल्का सा एक माधुर्य सा आपका जो है प्रतीत होता है कि सीटी सा आपका बचता है, तो इसको सीटी वाला सा बोलते हैं, ठीक है, कि वायु जो है वो अलग प्रवाह से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हानि लिखा गया है। अगला उदाहरण देखेंगे, ठीक है। हानि लिखा गया, क्या लिखा गया है? हानि, ठीक है। होता क्या है? हानि होता है। हानि का मतलब क्या होता है? नुकसान होता है किसी प्रकार का, ठीक है। किसी प्रकार का क्या होता है? नुकसान होता है। समझ रहे हैं बात को? नुकसान होता है, ठीक है। हानि का मतलब नुकसान होता है, हानि का मतलब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर जो ये दीर्घ मात्रा लगाई गई है, ठीक है, इस जो दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया गया है ये अशुद्ध प्रयोग है, ये अशुद्ध प्रयोग है, ठीक है। तो अशुद्ध प्रयोग के कारण यहाँ पर ये अशुद्धि आई है। किसका प्रयोग अशुद्ध किया गया है? मात्रा का प्रयोग अशुद्ध किया गया है, ठीक है। हानि ना लिख करके हानि लिख दिया गया है। शुद्ध क्या होगा? ये होगा हानि, ठीक है। लिखा गया है व्यक्ति, तो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति होता है या फिर व्यक्ति होता है? बड़ा यहाँ पर दीर्घ स्वर मात्रा आती है या फिर लघु मात्रा आती है? बताइए जरा। इस प्रकार से लिखते हैं व्यक्ति, ठीक है, लेकिन लिखा किस प्रकार से गया है? इस प्रकार से। व्यक्ति में दीर्घ मात्रा का प्रयोग करने के कारण अशुद्धि हो गई है और मात्रा के प्रयोग के कारण अभी उच्चारण में भी कमी आई है। तो व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है। और लिखा गया है अगला उदाहरण जेसी। क्या लिखा गया है? जेसी। जैसी कोई शब्द नहीं होता है। क्या होता है? जैसी शब्द होता है। क्या जैसी कोई शब्द होता है? जैसी नहीं होता है। इसमें हमें दीर्घ मात्रा का प्रयोग करना होगा। तो भैया हम लोग ऐ की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ये तो अ हो गया, ऐ की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ए की मात्रा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ए की मात्रा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो जैसे में हम लोग दीर्घ स्वर का दीर्घ मात्राओं का प्रयोग करेंगे और इसके उच्चारण में इस मात्रा के कारण क्या आई है? कुछ अशुद्धि आई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जैसी जो है, जैसी का मतलब होता है की तरह। क्या होता है? की तरह। समझे बात को? किस प्रकार से स्वर और मात्राओं संबंधी अशुद्धियां आपके वर्ण में, आपके शब्द में आती हैं, ठीक है। अब किसी अशुद्धि के कारण होता क्या है? जब हम, जैसे कहा गया कि उसके पढ़ने और लिखने के ढंग को हम वर्तनी कहते हैं।
तो वर्तनी में हम लोग जब उसका उच्चारण करेंगे तब भी हमें महसूस होगा कि उसमें कुछ ना कुछ कमी हमें नजर आ रही है। जैसे इनका उच्चारण करने में हमें नजर आ रही थी कुछ अशुद्धि, ये आहार लिखा हुआ है, अधीन लिखा हुआ है, ठीक है। उच्चारण जो है वास्तविकता में क्या होता है, अधीन होता है, आहार होता है, जैसी होता है, व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जब उच्चारण होते हैं उनको लिखने का ढंग और उनके उच्चारण का ढंग दोनों समान होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगले भाग पर चलते हैं। ये तो आपका स्वर और मात्राओं संबंधी अशुद्धियां थी। अब चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार से होती हैं जरा देखिए, ठीक है। अब चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी प्रयोग के कारण क्या होता है, स्वर संबंधी अशुद्धियां वाक्य में हो जाती हैं, ठीक है। इनके अशुद्ध प्रयोग के कारण क्या होता है, स्वर संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। स्वर संबंधी अशुद्धियों का मतलब कैसा होता है, उनके उच्चारण में भी कमी आती है, उनके लेखन में भी कमी आती है, ठीक है। अब देखिए जरा कुछ उदाहरण के तौर पर समझेंगे, उदाहरण को लेकर के समझेंगे। जरा यहां पर ये उदाहरण देखिए, ठीक है, ये लिखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर लिखा है गांधी, ठीक है, लिखा है गांधी, तो गांधी जो होता है वो आ के साथ हम लोग इस आंधी का मतलब देखो दो प्रकार का होता है, अनुस्वार किसे कहते हैं और चंद्र बिंदु किसे कहते हैं। जरा देखिए अनुस्वार जो होता है वो होता है किसी स्वर के वर्ण के ऊपर जो आपका जो है बिंदु लगता है वो अनुस्वार होता है। और चंद्र बिंदु क्या होता है, चंद्र बिंदु क्या होता है, चंद्र बिंदु को देखिए, चंद्र बिंदु जो होता है उसका प्रयोग कहां किया जाता है, हमेशा इस प्रकार के कि चंद्रमा के अर्धचंद्र के शेप में और ऊपर बिंदु लगा करके, ये जो होता है ये चंद्र बिंदु होता है, ये अनुस्वार होता है, ठीक है। तो गांधी जो शब्द है, गांधी शब्द में हम लोग हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अगर यहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, अशुद्धि क्यों हुई है, क्योंकि यहां पर जो है अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया था। होता क्या है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है और यहां पर जो है अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया था। इस कारण से क्या हुआ है, इसके उच्चारण में, ठीक है, ये गांधी हो गया है और ये गांधी हो गया है, ठीक है। दोनों का हल्का सा जब उच्चारण किया यहां पर किया जाएगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। अब लिखा गया है चंचल, ठीक है, लिखा गया है चंचल। अब चंचल में इन्होंने जब आधे ना का प्रयोग कर दिया है, ठीक है, आधे ना का प्रयोग कर दिया है, लेकिन होता क्या है, इस चंचल में ना का प्रयोग कहीं भी नहीं होता है। जो अनुनासिक वर्ण होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अनुनासिक वर्ण का मतलब होता है ये यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से, चंचल को हमेशा इस तरह लिखा जाता है। अगर हम लोग इस प्रकार से नास का प्रयोग कर देंगे तो ये जो है हमारा अशुद्ध मान लिया जाता है, ठीक है, अशुद्ध मान लिया जाएगा। चंचल किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से हम लोग चंचल लिखते हैं, ठीक है। अब हंस लिखा गया उसी प्रकार से, अगर हंस में देखा जाए तो हंस में भी इन्होंने आधा ना का प्रयोग किया है। किसी भी वर्ण में अगर हम अनुस्वार का उच्चारण देखते हैं, अनुनासिक वर्ण का उच्चारण देखते हैं तो क्या किया जाता है, उसमें या तो अनुस्वार का प्रयोग होता है या फिर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग यहाँ पर हंस में हमेशा ऊपर की ओर अनुस्वार का प्रयोग होता है, कभी भी ना का प्रयोग या किसी अन्य वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। अब व्यंजन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, व्यंजन लिखा गया, तो व्यंजन भी हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। व्यंजन अगर जी ये जो आपको उदाहरण दिख रहा है ये पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए इन उदाहरण को हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ है, व्यंजन जो है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है कि जो है अनुस्वार होता है वो या के ऊपर प्रयोग किया जाता है, ना कि यहाँ पर आधे ना का प्रयोग किया जाता है। इस ना का प्रयोग नहीं किया जाता है किसी भी वक्त में, ठीक है। अब लिखा गया है साथियों, ठीक है। अब साथियों जो लिखा गया है, जब हम इसके उच्चारण में कमी देखते हैं कि ओ का उच्चारण साथ में हो रहा है, लेकिन होना किसका चाहिए, साथियों के साथ अनुनासिक स्वर का उच्चारण भी होना चाहिए, किसका, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। अनुनासिक स्वर वो होता है जो हमारे नासिका के माध्यम से बोले जाते हैं, नासिका पर दबाव डालकर बोले जाते हैं। अब जैसे कि चंद्र बिंदु द्वारा जो अब किसी में लगा होगा या फिर अनुस्वार किसी वर्ण में लगा होता है उसको कैसे बोलते हैं, अंग बोलते हैं। तो अंग में क्या होता है, हमारी नासिका यानी नाक पर क्या होता है, दबाव पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वही होते हैं अनुनासिक स्वर। तो साथियों है, यहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। जो व्यवस्थित और सही क्रम है वो ये होता है कि साथियों लिखा जाता है, साथियों उच्चारण होता है, यो नहीं होता। क्या नहीं होता, यहां पर देखिए
उच्चारण किसका है, यहाँ पर एक बार सत्य लिख दें, यहाँ पर सही क्या है, साथियों लिखा जाता है। इस प्रकार से प्रयोग क्या किया गया है, यो किया गया है, यो, ठीक है। और वास्तविकता में क्या होता है कि आपका यो के साथ अनुनासिक वर्ण, यहाँ पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, तब ये जाकर के क्या होता है, साथियों। और ये एक बहुवचन वर्ण होता है, बहुवचन शब्द होता है, क्या होता है, बहुवचन होता है। समझ में आई बात यहां पर क्या हो रहा है। और यहां पर वही प्रकार से फिर से लिखा गया है क्यों, क्यों लिखा गया है, तो क्यों में क्या होता है, या के साथ हम लोग हमेशा ओ की मात्रा मतलब ओ स्वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या के साथ ओ स्वर का प्रयोग, और प्लस यहां अंक का प्रयोग भी करते हैं। अंक का प्रयोग हम किसी अनुनासिक, देखिए जो आयोग वाय वर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, उनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो एक बात समझिए, आयोग वाय वर्ण होते क्या है। आपको जब मैंने वर्णमाला यहाँ पर पहला पाठ पढ़ाया था इसका, ठीक है, जो वर्ण विचार का होगा, उसमें मैंने आपको जरूर ये पढ़ा, यहाँ पर बताया होगा कि अयोग वाह क्या होते हैं, क्या होता है, अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं। अयोगवाह वर्ण वो होते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के साथ किया जाता है चिन्ह के रूप में, ठीक है, और वो दोनों को एक सही अर्थ प्रदान करने का कार्य करते हैं, एक मेल प्रदान करने का कार्य करते हैं, आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। अब समझो यहाँ पर क्या होते हैं, अयोगवाह जो होते हैं वो तीन शब्द होते हैं, तीन वर्ण होते हैं, उनको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट होता है, क्या अयोगवाह वर्णों को भी हम स्वर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। हम बचपन से अभी तक क्या पढ़ते आए हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बचपन में जो है हम बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन अब हम एक नेशनल एग्जाम को देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी करने के लिए हमें वास्तविकता से परिचित होना बहुत जरूरी है। बात अगर करेंगे अयोगवाह वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितनी संख्या होती है, तो तीन संख्या होती है। एक तो हो गया आपका अंग जिसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, एक होता है फिर से अंग और जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और तीसरा अनुनासिक यहाँ अयोगवाह होता है, उसको आहा कहा जाता है, विसर्ग, ठीक है। तो इन तीनों का प्रयोग हमेशा एक अनुनासिक चिन्ह के माध्यम से करते हैं, ये चिन्ह के माध्यम से करते हैं, कभी प्रयोग इनका आ के साथ एक स्वर के साथ नहीं करते हैं, एक चिन्ह के रूप में हमेशा शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। तो यहां पर क्या होता है, इस अंग का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, एक चिन्ह के माध्यम से करेंगे, और क्यों के साथ या में क्या करेंगे, ओ के साथ इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओ के साथ, देखिए या के साथ ओ का उच्चारण तो यो बना, ठीक है, और अंग मतलब यहाँ पर एक अनुस्वार का प्रयोग किया है, ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक। अब बाह होता है, तो बाह जो होता है, इस बाह में हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, बाकी ऊपर किसका प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कहीं लिख लेना, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अनजान लिखा गया है, क्या लिखा गया, अनजान, ठीक है। तो यहां जो उच्चारण होगा वो अनजान नहीं होगा, क्योंकि जो वर्ण के साथ ही मिला करके अन्य यहां पर उच्चारण नहीं होता है। देखिए जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो अनजान आपका यहां पर निकलेगा, क्या निकलेगा, अनजान निकलेगा, क्योंकि यहां ना जो है वो अपने पूर्ण स्वरूप में आया है, लेकिन आधा ही आया है, ठीक है, पूर्ण स्वरूप में, लेकिन उसने अपनी स्थिति दिखाई है। लेकिन होता क्या है, जब हम अनजान का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से किसी भी प्रकार का ना का विशेषता उच्चारण नहीं होता है, लेकिन नासिका के माध्यम से स्वर उच्चारण जरूर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अनजान को हमेशा चंद्र बिंदु, यहाँ अनुस्वार के यहाँ पर अनुस्वार जो चिन्ह होता है वो लगा करके हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अनजान इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, अनजान, ठीक है, ना का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। और संन्यास लिखा गया है, तो संन्यास को देखेंगे भैया, संन्यास को क्या होता है, संन्यास में हम लोग ना का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां जो विच्छेद हुआ है दो चीजों को अलग अलग करके हम लोग करते हैं। संन्यास जब किया जाता है तो यहां पर क्या होता है, सा के साथ हम लोग एक अंग का प्रयोग करते हैं, मतलब अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, और जो अलग एक शब्द वर्ण यहां पर आता है न्यास, ठीक है, न्यास, ठीक है। न्यास का मतलब होता है त्याग कर देना, ठीक है। और दो वर्णों के मेल से, दो शब्दों के मेल से ये शब्द बनता है जिसको कहते हैं संन्यास। तो संग का प्रयोग किया गया है और इसके बाद ही हम लोग ना जो है न्यास का प्रयोग करते हैं। तो सा के ऊपर भी हमें अनुस्वार लगाना आवश्यक होता है। आप यहाँ पर इसको भी पढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाएगा उनके मन में कि संन्यास लिखा गया, उच्चारण तो एक ही हो रहा है, लेकिन उच्चारण जो वास्तविकता होती है वो संन्यास होता है। क्या होता है, संन्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सा के साथ अंग का प्रयोग भी मतलब अनुस्वार का प्रयोग भी होता है,
और आधे ना का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये संन्यास लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला भाग आ रहा है अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी अशुद्धियां। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, इसे जानने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे अगर आया है तो। अल्प प्राण क्या होता है, जिन्हें बोलने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है। ठीक है, क्या होता है, कम वायु निकलती है। और यहाँ पर क्या होता है, कम वायु प्रवाह से जिनको बोला जाता है, इनकी संख्या जो है 30 होती है। ठीक है, उनको अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। और महाप्राण क्या होता है, ठीक है, ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन के प्रकार होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, जिन्हें बोलने में मुख से अधिक वायु निकलती है और अधिक समय लगता है। इनकी संख्या जो है 15 होती है। ठीक है, ये अल्प प्राण। और इससे अशुद्धियां कैसे होती हैं, जरा उदाहरण से देखिए अशुद्धियां किस प्रकार से होंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण आप समझते हैं। ठीक है, आपको बताया है, मैंने समझाया है, पढ़ाया है, अब किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो अल्प प्राण देखिए जरा, अल्प प्राण जो होता है वो का बताइए, हर वर्ग का। ठीक है, कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हर वर्ग का द्वितीय और क्या, हर वर्ग का लिखिए यहां पर, अगर आप भूल गए तो लिख लीजिए एक बार फिर से। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ द्वितीय व चतुर्थ जो आपका वर्ण होता है, वर्ण होता है या अक्षर होता है, वो क्या होता है, वो महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, जो द्वितीय और चतुर्थ होता है वो महाप्राण होता है, और बाकी के जो 3 होते हैं वो अल्प प्राण में आ जाते हैं। अगर हम बात करें का वर्ग के बारे में, तो का वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, जरा देखिए। का वर्ग में क्या आता है, का आता है, इसके बाद खा आता है, इसके बाद गा आता है, इसके बाद घा आता है और ड़ा आता है। ठीक है, तो क्या हो गया, खा और घा जो है जब उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, खा का उच्चारण हम एक बहुत लंबे अंतराल में करते हैं, उसी प्रकार से अगर का उच्चारण करें तो का बहुत कम समय लगा, ग या इड़ा। ठीक है, तो खा और घा का उच्चारण जो होता है वो बहुत ज्यादा समय लेकर के होता है। बाकी के जो 3 है वो क्या हो जाएंगे, हमारे अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण समझ गए। अब हम लोग देखेंगे अंतर क्या है। ठीक है, तो मक्खी जो है वो क्या होता है, यहां लिखा गया है मक्खी, उच्चारण करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पर किसी प्रकार की कमी नहीं है। ठीक है, उच्चारण करके देखेंगे तो आपको लगेगा सही लिखा हुआ है, मक्खी होता है। लेकिन मां के साथ जो होता है वो आधे का प्रयोग किया जाता है और मक्खी होता है, क्या होता है, मक्खी होता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आधे का प्रयोग यहाँ पर खा के साथ किया जाता है। और यहाँ जो है अल्प प्राण के संबंधित, यहाँ पर अल्प प्राण की जगह किसका प्रयोग किया, यहाँ पर कर दिया गया, दीर्घ उच्चारण हो रहा है, मक्खी बोल दिया गया। तो मक्खी और मक्खी में आपका उच्चारण क्या समझ में आया, आप आधे का प्रयोग करेंगे, अल्प प्राण का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, न कि महाप्राण में खा का प्रयोग करेंगे। शुद्ध रूप क्या होता है, ये आपका शुद्ध रूप होता है। क्या होता है, आप यहाँ पर स्पष्टता देख लीजिए एक बार, ये समझे बात को। अब गर की बात करेंगे तो भैया गर क्या होता है, गर नहीं होता है। यहां पर अल्प प्राण की जगह पर हमें महाप्राण का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, महाप्राण का प्रयोग करना है, महाप्राण का प्रयोग करना। महाप्राण क्या है, गर का नहीं होता है। घा जो होता है वो महाप्राण में आ जाता है। क्या, घा जो है वो महाप्राण में आ जाता है और घर का होता है। घर का मतलब मकान या आवास कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे द्वंद्व के बारे में। ठीक है, तो द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व में हम लोग हमेशा द्वंद्व लिखते हैं, द्वंद्व नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, द्वंद्व होता है, द्वंद्व होता है। ठीक है, द्वंद्व इस प्रकार से लिखा जाता है, द्वंद्व। ठीक है, वा का प्रयोग हम लोग इसके साथ करते हैं, और वा का अगर प्रयोग नीचे दोनों में क्या करते हैं, दोनों में अल्प प्राण का प्रयोग बहुत सावधानी से क्या करते हैं, अर्ध रूप में करते हैं। ठीक है, दोनों दामे हम लोग अल्प प्राण, वा जो है बताइए, वा जो है वो अल्प प्राण है या फिर महाप्राण, बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे, वा जो है वो अल्प प्राण है या फिर महाप्राण है। ठीक है, तो इसको जानकारी के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि वा जो है किस
वर्ग का और कौन से क्रम का एक वर्ण है, ठीक है, या अक्षर है, बताइएगा। ठीक है, ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण जो शुद्ध रूप से लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, माँ को जो है हा के पहले नहीं ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण नहीं होता है। ठीक है, ये शब्द जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आपका देखा जाए, एसएससी रेलवे जैसी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। ठीक है, और ब्राह्मण जो है वो माँ के बाद हा का उच्चारण नहीं होता है, हा के बाद माँ का उच्चारण किया जाता है, और हमारे जो है विद्यार्थी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, ब्राह्मण होता है, क्या होता है, ब्राह्मण होता है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। यहां लिखा गया है क्या, ब्राह्मण लिखा गया है, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण यहां पर नहीं होता है, ब्राह्मण होता है, क्या होता है, ब्राह्मण होता है। ठीक है, ये शुद्ध रूप हो गया, ये अशुद्ध रूप हो गया। अब काना लिखा गया है, तो काना जो है वो एक अलग स्वर हो जाता है, लेकिन खाना के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो का की जगह पर खा, मतलब अल्प प्राण की जगह पर महाप्राण। अशुद्धि आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से यहां हुई है, का को और खा के लेकर के। ठीक है, अब गड्ढा लिखा गया है, तो गड्ढा यहां पर देखिए ये लिखा गया है गड्ढा, ड क्या होता है, अल्प में यहां पर प्राण में आता है, क्या होता है, अल्प प्राण में आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो पंचमाक्षर होते हैं वो सभी पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या होता है, हर वर्ग का अंतिम अक्षर या पांचवा अक्षर जिसको कहते हैं। एक वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और पांचवा वर्ण जो होता है वो पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है, हर वर्ग का। तो यहां पर क्या होता है, ये डा जो है वो पंचमाक्षर है, और पंचमाक्षर जो होता है वो अल्प प्राण होता है, क्या होता है, पंचमाक्षर जो होता है वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं गड्ढा, ठीक है, तो डा के साथ हम लोग ढ का प्रयोग करते हैं, गड्ढा होता है, तो यहां पर हमें ढ का प्रयोग करना होगा, और ये ढ क्या है, ये ढ आपका महाप्राण में आता है। समझ गए बात को। अब अगला पत्थर लिखा गया है, पत्थर, ये जो है यहां जो पत्थर होता है वो आधे ता के साथ प्रयोग किया जाता है, पत्थर हो जाएगा और पत्थर हो जाएगा, तो दोनों में जब उच्चारण करेंगे तो ता का भी उच्चारण आधा आना चाहिए, वो सत्य रूप होता है, वास्तविक रूप वो होता है। तो पत्थर को किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा। देखिए आप हमें एक बात बताइए, पत्थर जो है वो तत्सम शब्द है या फिर तद्भव शब्द है, पत्थर जो है वो तद्भव शब्द है या फिर तत्सम शब्द है, आप बताएंगे। यहां पर जो तद्भव यहां पर इसका है वो क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगी, ये वाला पत्थर हो जाएगा। ठीक है, इसका जब हम लोग वास्तविक रूप देखते हैं, इसका जब वास्तविक यानी तत्सम रूप देखते हैं तो वो क्या होता है, प्रस्तर होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रस्तर होता है। किसको कहा जाता है भैया, प्रस्तर। ठीक है, यही प्रस्तर जो है वो विखंडित होकर विखंडित होकर विखंडित होकर क्या हो गया, पत्थर बना। ठीक है, संस्कृत शब्द से हिंदी शब्द में भाषा में प्रयोग हुए हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन के बाद। ठीक है, तो प्रस्तर जो है वो यहां पर इसका मुख्य भाग आता है। ठीक है, लिखा गया लठ, लठ और लठ में आप अंतर देखेंगे, टा का भी उच्चारण साथ में हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टा के साथ हम लोग इस प्रकार से ला के साथ पहले टा का प्रयोग और उसके नीचे ठा का प्रयोग। अब जो नीचे प्रयोग किया जाता है इसका मतलब होता है कि भैया ऊपर वाला जो वर्ण है, आप कभी इस चीज को गौर किए भैया, इस यहाँ पर फिर आपको हम दिखा दें, जरा कुछ विशेषता दिखा दें कि जब इस प्रकार से आपका लठ लिखा जाता है, इस प्रकार का कोई वर्ण होता है, जब प्रयोग होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो बाद में नीचे लगाया गया है ये अपने पूर्ण रूप में प्रयोग हुआ है, और जो इसके साथ में जो ऊपर प्रयोग किया गया है ये अपने अर्ध रूप में प्रयोग किया हो। किसमें प्रयोग हुआ है, अर्ध रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, तो इसी के लिए इसको बाद में और इसको पहले लगाया जाता है। समझ गए बात को। उच्चारण जो होता है वो हमेशा ऊपर वाले का पहले होता है और नीचे वाले का बाद में होता है। चलिए, लिखा गया धंधा, धंधा नहीं होता है, धंधा होता है। धा का उच्चारण जो है ता, था और धा। ठीक है, ता हो गया अल्प प्राण, था हो गया महाप्राण, धा क्या होता है, फिर से अल्प प्राण हुआ है। ठीक है, ता था धा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ता था धा धा ना। ये जो है धा जो आता है वो महाप्राण में आता है, क्योंकि ये जो है चतुर्थ वर्ण आता है। ठीक है, ये जो है चतुर्थ वर्ण।
चतुर्थ वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी किससे संबंधित अशुद्धियां, अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित अशुद्धियां। अब आती हैं पंचमाक्षर से संबंधी कुछ अशुद्धियां, किस प्रकार से होती हैं भैया, लिखा गया है पंचमाक्षर से संबंधित अशुद्धियां जो है वो वाक्य में इस प्रकार से हो जाती हैं, वर्ण में इस प्रकार से, शब्द में इस प्रकार से होती है कि भैया ये जो है वो अपने वर्ग के व्यंजनों के साथ ही प्रयोग होते हैं। समझ में आया बात, कैसे भैया, अगर हम इस ड़ा का प्रयोग करेंगे तो हमेशा कब करेंगे, जब इसी के वर्ग के साथ हम इसी के वर्ग के व्यंजन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये डा किसका है, का वर्ग का है। का वर्ग के जितने भी व्यंजन है, का वर्ग के व्यंजनों के साथ ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिखा गया है ये केवल अपने ही वर्ग के व्यंजनों के साथ प्रयोग हो सकते हैं, इनका प्रयोग ना करने पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अगर आप वास्तविक में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारा जो मूल रूप होगा शुद्ध, वो यही प्रकार से होगा कि भैया ये जो है, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, क्या ना का प्रयोग मान लीजिए, देखिए तो ना क्या है, एक ता वर्ग का है। ता वर्ग के जितने भी वर्ण है, ता है, था है, दा है, धा है और ना है। ठीक है, ता के साथ भी ना का प्रयोग होगा। अगर हमें प्रयोग करना है यहाँ पर किसी स्वर के रूप में प्रयोग करना है, मात्रा के रूप में प्रयोग करना है, अनुस्वार के रूप में प्रयोग करना है, तो हम लोग हमेशा सिर्फ ता वर्ग के व्यंजनों के साथ हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, और किसी के साथ अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। अगर हम इस व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो अगर हमें लेकिन स्वर अगर चाहिए तो क्या करते हैं, हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ये शब्द आ गए तो इसके साथ क्या हो जाता है, हम लोग इस ना का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए कुछ, लिखा गया है पंचम। ठीक, क्या है, पंचम लिखा गया है। तो पंचम जो है वो इस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा है। कैसे लिखा जाता है, पा के बाद जो होता है वो इस प्रकार से ना आता है अनुस्वार के रूप में। क्यों आता है, क्योंकि पा जो है, वो जो पा है और या जो है या, ये किस वर्ग का है, ये टा वर्ग का है। ठीक है, टा वर्ग का, और पा जो है वो अलग वर्ग का है, तो पा के साथ इया का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, पा के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है वो टा वर्ग का है। किस वर्ग का है, टा वर्ग का है। तो हम लोग जब इसका प्रयोग नहीं कर सकते तो इसकी जगह पर क्या करेंगे, अनुस्वार लगा देंगे। अनुस्वार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध मान लिया जाएगा। अंतर समझ में आया, क्या हुआ, यही अंतर हुआ भैया। जब पंचम है, पा वर्ग का वर्ण भी नहीं है, गेया जो है प्रयोग कर दिया गया है, तो वो जब हम लोग शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या कर देंगे भैया, हम पंचम के रूप में अंग का, अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, समझिए बात को। अगला उदाहरण देखिए, कंपन लिखा गया है, कंपन। तो कंपन जो है, का के साथ आधे मां का प्रयोग किया गया है। आप का जो अंतिम वर्ण देखेंगे वो डा होता है, ना कि मां। ठीक है, और जब नहीं प्रयोग हुआ है तो हम लोग अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ये अनुस्वार का प्रयोग कब होता है, जब एक ही वर्ग के व्यंजनों के साथ उन पंचमाक्षरों का प्रयोग नहीं होता है, तब उनके अशुद्ध प्रयोग के कारण क्या होता है, अशुद्धि आ जाती है, और हम शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, उसमें अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, दिनांक लिखा गया है, दिनांक। ठीक है, ये हालांकि आपका यहाँ पर सही लिखा गया है। दिनांक जो है दो प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। दिनांक जब आप पुराने यहाँ पर देखेंगे, पुराने खंड में जब आप किसी आधिकारिक प्रश्न पर, आधिकारिक जो है पत्र को देखते हैं या किसी दस्तावेज को देखते हैं, तो उसमें दिनांक जो है पुराने दस्तावेजों में किस प्रकार से लिखा जाता है, पुराने दस्तावेजों में दिनांक जो है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है। कैसे, दिनांक। ठीक है, लेकिन इसको बाद में क्यों ऐसा लिख दिया गया, क्योंकि भैया जो ना है वो आपका क्या होता है, ना वर्ग का जो व्यंजन होता है वो ना ही होता है, और इसका प्रयोग जो है हम डा के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डा के साथ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, समझ में आया बात। चलिए, कंठ जो होता है, अब कंठ का इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ का वर्ग का, क्या ये जो डा है, ना है, जो ना है यहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं, क्या ये का वर्ग का है, नहीं है। ठीक है, ये टा वर्ग का आता है, तो टा वर्ग के वर्णों के साथ ही प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, कंठ लिखा गया है, चंचल।
ठीक है। तो चा के साथ हम चा में देखिए इस प्रकार से, दोनों प्रकार से, क्योंकि ये चा छा जा जा इया, इसमें हम दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये दोनों जो है सही हो जाएंगे भैया। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि चा वर्ग का ही वर्ण यहाँ पर क्या होता है? चंचल आता है। ठीक है, चंचल आता है। ठीक है, दोनों प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बात अगर करेंगे कंधे के बारे में, तो कंधा जो है वो का के साथ ना का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमें अनुस्वार का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब गंगा है तो गंगा इस प्रकार से गा गा, यहाँ पर गा के साथ हम लोग इसका ड़ा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम गा वर्ग के व्यंजन के साथ जब प्रयोग इसको करेंगे तो हम लोग दोनों को सही बता देंगे, दोनों को सही कर देंगे। ठीक है, तो गंगा किस प्रकार से लिखा जाता है? अगर आपसे वास्तविकता पूछा जाए तो आपका जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है, गा के साथ अंग का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शंख जो होता है वो ना का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जाता है, हमेशा अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग होता है, ये शुद्ध रूप आ जाएगा। ठीक है, और क्यों भैया? अंग जो होता है, अंग जो होता है आग के साथ गा का प्रयोग किया जाएगा, और गा के साथ हम लोग किस प्रकार से, आग किसी भी वर्ण का यहाँ पर पंचमाक्षर में या फिर किसी वर्ग का व्यंजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये स्वर है, तो इसके साथ हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, ना कि आधे ना का प्रयोग करेंगे। समझ गए? पंचमाक्षर से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब हम आपको एक बात बताते हैं। ठीक है, वो बात क्या है? आपका इणा का प्रयोग कब होता है? आपने ये प्रयोग देखा होगा। ठीक है, अभी हम इसके बाद आपको बताएंगे। ये जो है अशुद्धि होती है एक बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी अशुद्धि होती है। हमने यहाँ पर वर्णित भी किया है। रा से संबंधित पहले अशुद्धि आप एक बार देख लेते हैं। रा से संबंधित वाक्य में कैसे अशुद्धि होती है, शब्द में कैसे अशुद्धि होती है। रा से संबंधित क्या होता है? इसमें अर्ध रा के परिवर्तित रूप, भैया इससे संबंधित अशुद्धि हो जाती है कि आप ये वाला सा का प्रयोग, ये वाला रा का प्रयोग कब करेंगे, ये वाले रा का प्रयोग कब करेंगे, और ये वाले रा का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, तीन रा होते हैं। जैसे आप कृष्ण लिखते हैं तो कृष्ण क्या होता है? कृष्ण लिखा जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग नीचे रा का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी लिखा जाएगा तो हम नीचे वाले रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये पार्थ लिखा जाएगा तो पार्थ में हम लोग इस प्रकार से करते हैं प्रयोग। ठीक है, और हम जब लोग लिखते हैं प्रश्न, तो प्रश्न में हम लोग इस वाले का प्रयोग करते हैं, प्रश्न में। ठीक है, तो इन तीनों रा का हम लोग जब सही उच्चारण सीखेंगे, सही उच्चारण किस प्रकार से होता है, तो भैया इनके पूरे रा के आधे वर्ण के साथ संयोग के कारण क्या होता है? अशुद्धि हो जाती है। कैसे होती है? इनमें अर्ध रा के परिवर्तित रूप से तथा पूरे रा के, भैया पूरे रा के आधे वर्ण के साथ संयोग, पूरा रा होता है उसके आधे वर्ण का, भैया आधा वर्ण क्या होता है? रा को जब अर्ध रूप में लिखते हैं तो क्या हम लोग रा में हलंत लगाते हैं? रा में हलंत नहीं लगाई जाती है। रा में क्या होता है? हम लोग उसके चिन्ह परिवर्तन के कारण उसका स्वर कम करते हैं। स्वर परिवर्तन के जब हमें करना होता है तो क्या करते हैं? हम लोग उसकी मात्राओं में, हम लोग उसका स्वर में उसका जो है रूप परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोग जरा बात करेंगे किसके बारे में? कुछ उदाहरण के बारे में। ठीक है, चलिए। लिखा गया है आर्य। ठीक है, तो आर्य में जो है हम जो शुद्ध रूप लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखेंगे। रा का प्रयोग हम लोग इस प्रकार से नहीं करते हैं। रा में हलंत लगा करके प्रयोग नहीं करते हैं। रा का जब हमें प्रयोग करना होता है तो हम लोग हमेशा उसके या तो इस रूप में या फिर इस रूप में या फिर इस रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आर्य जो हुआ है, आर्य को देखो भैया, आपको हम एक अंतर बताएंगे बहुत बड़ा कि तीनों मात्राओं में अंतर कब है, कब इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी आप समझिए कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। लिखा गया है प्रसन्न, तो प्रसन्न नहीं होता है, प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है, क्या होता है? प्रसन्न होता है। प्रसन्न में हमेशा यहाँ पर ये वाले रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और चंद्रमा लिखा गया है तो चंद्रमा में भी हमने आपको बताया है कि रा के साथ हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं, तो चंद्रमा में हमेशा दा को और दा के साथ रा का प्रयोग करते हैं, यही वाला रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए। कर्म लिखा गया है तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा भैया? आप यहाँ पर देखेंगे माँ। ठीक है, माँ के ऊपर हम लोग रा का, इस ऊर्ध्व रा का प्रयोग करें, ऊर्ध्व रा इसको कहते हैं। ठीक है, और कार्यक्रम लिखा गया है तो कार्यक्रम यहाँ पर जो देखते हैं, अब जरा इसको उच्चारण करिए। यहाँ लिखा गया, ये तो मान लेंगे हम कार्य। ठीक है, ये तो हो गया हल्का सा कार्य, और जो का प्रयोग रा के बाद किया गया है जो अर्ध रूप में, तो कहाँ हो जाएगा भैया? क्रा।
क्रा के साथ ही पहले हम लोग रा का यहाँ पर देखेंगे तो रा जो है वो यहाँ पर बाद में हो रहा है, लेकिन यहाँ क्रम लिख दिया गया है, क्रम। ठीक है, का पूर्ण उच्चारण नहीं करना है, आधा करना है, तो क्या हो जाएगा कार्यक्रम। ठीक है, ये जो है अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध लिखा जाता है। पराक्रम लिखा गया तो पराक्रम जो होगा वो नीचे रा का प्रयोग किया जाता है, पराक्रम में हम लोग रा का प्रयोग, इस रा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जरा आपको कुछ बता दें यहाँ पर भैया, आप पृथ्वी में कुछ यहाँ पर इस प्रकार के रा का प्रयोग जब करते हैं, ठीक है, पृथ्वी में है या फिर कृष्ण में है, कब करते हैं, तो कृष्ण में, पृथ्वी में जब आप करते हैं तो भैया जब आपका, ठीक है, पाक के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है, ठीक है, कोई व्यंजन वर्ण आता है और उसका उच्चारण में क्या होता है, अगर प्रथम वर्ण के उच्चारण में हल्का सा ई का उच्चारण होता है, पृथ्वी कहते हैं या फिर कृष्ण कहते हैं, ठीक है, कृष्ण कहते हैं, तो हल्का सा ई का जब उच्चारण होता है, एक आपको शॉर्ट आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, तो वहां पर हम लोग ऐसे इस रा का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, और जब ऊर्ध रूप में हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमेशा ऊर्ध रूप में हमेशा आपको ये वाले रा का प्रयोग करना होता है। ठीक है, और वाक्य वर्ण के साथ साथ जब हम यहाँ पर रा का उच्चारण करते हैं, जैसे प्रश्न, ठीक है, तो प्रश्न के रूप में जब उच्चारण करते हैं, मतलब वर्ण के साथ साथ उच्चारण करते हैं, तो हम लोग नीचे या चंद्रमा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चंद्रमा लिखते हैं, द्रमा नहीं होता है, द्रमा होता है, क्या होता है, द्रमा, आ का उच्चारण साथ में होता है, तो क्या हो जाता है भैया, आप यहाँ पर इस वाले रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अगले भाग के बारे में, तो अगला कौन सा भाग आ रहा है, इस रा से और इस री से संबंधित अशुद्धियां। ठीक है, क्या होता है, इस रा से और री से संबंधित कुछ यहाँ पर अशुद्धियां होती हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, उदाहरण क्या होता है, लिखा गया है ऋण, ऋण नहीं होता है, क्या होता है, ऋण होता है। इस यहाँ पर जब इस रा का उच्चारण करते हैं तो रा के साथ हम क्या करते हैं, एक उच्चारण में एक पूर्ण वर्ण का प्रयोग ना करके हम लोग री का उच्चारण करते हैं। क्या होता है, री का उच्चारण करते हैं, मतलब ई का स्वर जो है इसके साथ आता है। ठीक है, क्या होता है, री का हम लोग प्रयोग करते हैं। री यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये वाले रा का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, यहाँ पर ये नहीं, ये वाला रा, ठीक है, ऋण, ठीक है, ऋणी, ऋण में इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। अब पर यहाँ पर जो लिखा गया, अब जरा इसका उच्चारण करिए, क्या ये पृथ्वी लिखा गया है, क्या ये पृथ्वी लिखा गया है, नहीं लिखा गया भैया। ये जो रा का प्रयोग होता है, जब हमें किसी वर्ण के बाद हमें रा का उच्चारण करना होता है, तब हम जाकर के क्या करते हैं, रा का उच्चारण ऊपर लगाते हैं। जैसे पार्थ में, आप पार्थ का उदाहरण देखिए, पार्थ में क्या होता है, रा का उच्चारण हम लोग था के पहले करते हैं, लेकिन पार्थ के रूप में, मतलब था का यहाँ पर शुद्ध रूप से उच्चारण किया गया है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी में जो है आधा था का प्रयोग किया गया है बाद में, और पृथ्वी यहाँ पर क्या जाता है, पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी में जो होता है वो हम लोग इस प्रकार से था का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से रा का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो भैया आप अगला उदाहरण देखेंगे, ऋतु लिखा गया, तो ऋतु में भी हम लोग री का प्रयोग करते हैं। किसका, री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो री होता है ये पृथ्वी के रूप में, मतलब री के रूप में, जब मैंने आपको बताया अगर ई का उच्चारण साथ में आता है तो हम लोग नीचे वाले रा का प्रयोग कर देते हैं। तो ये वाला जो रा है वो इसी से निकला है, इसी से निकला ये वाला रा। ठीक है, समझे बात को भैया। ये जो रा है वो कब प्रयोग होता है, जब उच्चारण री का हो, पृथ्वी, कृष्ण। ठीक है, तो भैया आप क्या हो जाता है, यहां पर देखेंगे ऋतु का देखेंगे तो ऋतु में हम लोग ऋतु लिखते हैं। ठीक है, ऋतु होता है, ऋतु नहीं होता है, ऋतु होता है। ठीक है, ऋषि लिखेंगे, ऋषि, तो ऋषि में ऋषि नहीं होता है, ऋषि होता है, ऋषि। ठीक है, तो इस प्रकार से जब री का उच्चारण होता है हल्का सा, तो हम लोग रा का प्रयोग और आ का यहाँ पर री का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। ये चार उदाहरण आपके विशेषता पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आगे और भी उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है, अब अभी आपसे पूछा गया है गा और यहाँ पर ज्ञा और ज्ञा से संबंधित, इस ज्ञा से और इस दो वर्णों से संबंधित अशुद्धि कैसे होती है। लिखा गया है सामान्यतः ज्ञा जो है, अच्छा, इसका प्रयोग जब हम लोग देखते हैं तो एक बात सामने आती है कि गा का प्रयोग, ज्ञा का प्रयोग कब कर सकते हैं, मतलब एक व्यंजन का प्रयोग कब कर सकते हैं। इस व्यंजन का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं, अधिकांशतः जब इसका प्रयोग हमें करना होता है तो इसका प्रयोग अधिकांशतः किसी शब्द के प्रारंभ में होता है। ठीक है, जब हमें ज्ञा से उच्चारित करने वाले शब्दों का भैया जो प्रारंभ होता है वो ज्ञा से हो, तो प्रारंभ में अगर ज्ञा उच्चारण होता है तो हम लोग
अब अधिकतम देखते हैं तो इसी का उच्चारण करते हैं जो कि व्यंजन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक, और जब हम बात करेंगे अंत में अगर हमें क्या उच्चारित हो रहा है, तो अंत में अगर हमारा क्या उच्चारण हो रहा है तो अंत में अधिकांशतः हम लोग इस ज्ञा का प्रयोग करते हैं। समझ गए, अंतर क्या होता है, अगर इस ज्ञा का प्रयोग है तो इस ज्ञा का प्रयोग हमेशा प्रारंभ से ज्ञा उच्चारित होने वाले इस शब्दों में होगा, अंत में अगर ज्ञा उच्चारित हो रहा है तो आधा गा के साथ या का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के रूप में देखना कैसे करते हैं। लिखा गया है भाग्य। अब भाग्य क्या हो रहा है, देखिए भाग्य में क्या हो रहा है, भाग्य में जो ज्ञा है वो कब उच्चारण हो रहा है, वो बाद में उच्चारण हो रहा है। जब बाद में उच्चारण हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ज्ञा का प्रयोग करते हैं। आपने अभी यहाँ पर रूल पढ़ा, एक नियम पढ़ा। ठीक है, तो क्या होगा, भाग्य हमेशा सही रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, और अयोग्य, देखिए अयोग्य है, अयोग्य में भी हम ज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया ये अंत में आया है, यहाँ भी हम लोग ज्ञा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आधे गा के साथ या का प्रयोग करेंगे। समझ गए, अब अंत में लिखा गया आज्ञा। ठीक है, ये जो है क्या है भैया, आप एक चीज को देखते हैं, जो आप अधिकतम यहाँ पर एक शब्द को अधिकांशता पढ़ते हैं ना, अधिकांशता जो है वो यही यहाँ पर फॉलो होता है, यही रूल को मान के यहाँ पर मान के चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अवशेष यहाँ पर देख लिए जाते हैं भैया, कुछ ऐसे विशेष खंड देख लिए जाते हैं, जैसे आज्ञा है, आज्ञा में भले ही आपका बाद में प्रयोग हो रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया आप यहाँ पर जो ज्ञा का प्रयोग करते हैं वो अगर कर देंगे आज्ञा में तो वो आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ज्ञा का प्रयोग हम लोग आज्ञा शब्द में करते हैं। और यज्ञ में देखिए, यज्ञ में, ठीक है, यज्ञ में, यज्ञ और आज्ञा दोनों में देखेंगे, ये आपको विशेष जो है याद रखने वाले हैं, पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, याद रखने वाले हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर दुर्भाग्य लिखा गया, देखिए अब आ गया कि दुर्भाग्य में हम नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य में क्या होगा, दुर्भाग्य में हमें गा के साथ या का प्रयोग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दुर्भाग्य जो है इस प्रकार से। ज्ञानी लिखा गया, देखिए ज्ञानी लिखा गया है, तो ज्ञानी क्या है, हमारे ज्ञा का उच्चारण कहां पर हो रहा है, ज्ञा का उच्चारण हो रहा है अगले भाग में, अगले भाग में हो रहा है, तो हम लोग इस ज्ञा यहाँ पर व्यंजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस ज्ञा व्यंजन का प्रयोग करेंगे, ज्ञानी लिखेंगे। समझ गया बात, ज्ञा का और गा से यहाँ पर गा के साथ या का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जब प्रारंभ हो, ज्ञा उच्चारित हो, तो हम लोग एक वर्ण का प्रयोग करते हैं, और अगर अंत है तो इन दोनों वर्णों का प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे कुछ विशेष रूप से जो उदाहरण के तौर पे आपको मैंने बताया, जैसे आज्ञा है और भाग्य है, यज्ञ है, तो ये क्या होते हैं, इनको विशेषता हमें आपको याद रखना होगा, दिमाग में रखना होता है कि कुछ ऐसे खंड भी होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अब नाका और इणा का प्रयोग देखिए, नाका और इणा का प्रयोग देखिए, इसी को मैं आपको बताने वाला था बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या होता है, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय कैसे होता है कि इणा का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, कभी ये सोचा है इणा का प्रयोग क्यों किया जाता है, अविस्मरणीय क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक रूल आपको मैं बता दूं, आपका रूल क्या है, बार लिख लेना। जब शब्द में क्या हो, ये रा हो और ये सा हो, तो अब हमेशा हर स्थिति में हमें क्या करना होता है, इस इड़ा का प्रयोग करना होता है। और अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो बाद में हम लोग अगर इनकी अनुपस्थिति है तो इनके अनुपस्थिति में हम लोग ना का प्रयोग कब करते हैं, रा सा की अनुपस्थिति में। ठीक है, लिख लीजिए, अनुपस्थिति में। ठीक है, अगर शब्द में रा का है या यहाँ पर चाहे अकेला रा हो या अकेला सा हो या दोनों साथ में आए तो हम लोग हमेशा इना का प्रयोग करेंगे, और अगर नहीं है तो हम लोग ना का प्रयोग। अब देखिए अविस्मरणीय लिखा गया है, तो अविस्मरणीय में क्या है, अविस्मरणीय में रा आया है तो हम लोग इणा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अविस्मरणीय लिखेंगे। ठीक है, अतिक्रम देखेंगे, अतिक्रमण में रा का उच्चारण आया है तो अतिक्रमण में भी अंत में इणा का प्रयोग करेंगे, ना का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आयोजन लिखा गया है, देखिए आयोजन, भैया कहीं आयोजन में आपको रा या सा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम लोग ना का प्रयोग करेंगे, इणा का प्रयोग
नहीं करेंगे, ना का प्रयोग करेंगे। ये आपके कुछ ऐसे विशेष आपके नियम होते हैं, ठीक है। और गणितज्ञ लिखा गया है। अब गणितज्ञ लिखा गया है तो गणितज्ञ में किसी प्रकार का राय ऐसा उच्चारण होता है, नहीं होता है, तो हम लोग इणा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इणा का। ये शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। और आचरण लिखा है तो आचरण, देखिए आचरण गलत लिख गया है, आचरण नहीं होता है, रा का प्रयोग अगर है तो हम लोग इणा का प्रयोग करेंगे। सही क्या हो जाएगा? आचरण, ठीक है। आक्रमण लिखा गया है तो का के साथ रा का उच्चारण हो गया, और रा का उच्चारण हो गया तो आपको पता ही है क्या करते हैं? इणा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इणा का प्रयोग। समझ गए बात को? कितना बेहतरीन आपको फॉर्मूला बताया, कुछ आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर रा और सा है तो क्या करेंगे हम लोग? हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? आपको कुछ ऐसे हम आपको उदाहरण भी बता देते हैं ऐसे लिख करके, ठीक है। कभी आपने कृष्ण लिखा है, कृष्ण में क्या होता है? रा और सा दोनों आते हैं, तो हमेशा कृष्ण को ऐसे ही लिखा जाता है, हमेशा कभी ना का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक। प्रश्न लिखा जाता है, प्रश्न, प्रश्न में रा आ जाता है और रा आ जाता है, तो इसी वजह से हम लोग ना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपके क्या हो गए? ये भैया आपका कुछ ऐसे विशेष हो गया, ठीक है। जैसे आपका उसमें हो रहा था पा के साथ रा का उच्चारण होता है, पा के साथ रा का जहां पर उच्चारण होता है, लेकिन इसमें क्या हो गया? ये अधिकांशता, जैसे आपने बताया पिछले वाले में देखा कि अधिकांशता जो होते हैं वो आपके फॉलो किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष शब्द भी आ जाते हैं, जैसे प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न में हमेशा याद रखना ये आपका एक क्या हो गया? ये स्पेशल हो गया कि भैया प्रश्न में हमेशा ना का प्रयोग करते हैं, रा के होने के साथ बावजूद भी, ठीक है। कुछ विशेष ऐसे वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया, जैसे प्रश्न होता है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? विसर्ग से संबंधित अशुद्धियां किस प्रकार से होती हैं? विसर्ग से संबंधित अशुद्धियां कुछ ऐसे उदाहरण देख लेंगे। कैसे? भैया आपसे पूछा गया है प्रातः काल होता है या प्रातः काल होता है? प्रातः काल होता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। प्रातः काल नहीं होता है, प्रातः काल होता है, ठीक है। ये अशुद्धि आपसे प्रश्न में पूछ ली जाती है, ठीक है। और अंतकरण लिखा गया तो अंतकरण नहीं होता है, अंतःकरण होता है। क्या होता है? अंतःकरण होता है, इस प्रकार से अंतःकरण होता है, अंतःकरण होता है, ठीक है। और निशुल्क लिखा गया तो निशुल्क नहीं होता, निःशुल्क होता है। क्या होता है? नि का उच्चारण हम लोग करते हैं, विसर्ग का प्रयोग करते हैं, इसके बाद शुल्क का। नि का मतलब होता है निर, ठीक है, बिना शुल्क का। नि का मतलब होता है बिना शुल्क का, ठीक है। और पुनः लिखा गया तो पुनः नहीं होता है, पुनः होता है, पुनः, ठीक है। आ का उच्चारण नहीं होता है, विसर्ग का उच्चारण होता है, ठीक है। पुनः होता है, पुनः का मतलब दोबारा, ठीक है। निसंकोच लिखा गया तो निसंकोच नहीं होता है, निसंकोच होता है शब्द रूप, ठीक है। निसंकोच जो है काफी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि निसंकोच में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। निसंकोच हमेशा नी के बाद विसर्ग का प्रयोग करना पड़ता है, वो शुद्ध माना जाता है, ठीक है। और अंतस्थ लिखा गया है तो अंतस्थ में भी अंतस्थ होता है, अंतस्थ होता है, अंतस्थ नहीं होता, ठीक है। ये शुद्ध हो जाएगा। आपको समझ में आया कि विसर्ग के संबंधित अशुद्धियां किस प्रकार से होती हैं। अब हम लोग अगले भाग पर चलते हैं। यहां पर जो आपने देखा, ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा कि विसर्ग संबंधित, आपकी मात्राओं संबंधित, आपके स्वर संबंधित, अल्प प्राण और महाप्राण संबंधित, इणा और ना संबंधित, ज्ञा और ज्ञा संबंधित किस प्रकार से अशुद्धियां होती हैं। वर्तनी यहां पर इस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखी जाती है। अब आपने यहां पर आधार को पूरा जान लिया है, समझ लिया है, आप अधिकांशतः प्रश्नों का हल कर सकते हैं, परंतु हमें किसकी जरूरत है? अब हमें प्रैक्टिस की, हमें जो है प्रश्नों के लगातार जो है सॉल्यूशन की जरूरत है। तो उसके लिए भी हम आपके पास सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें आपके पूरे सवाल होंगे वर्तनी से संबंधित, ठीक है। वर्तनी से संबंधित प्रश्नों के हल के लिए इंतजार करिए, आपके समक्ष बहुत जल्दी हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है। इंतजार करिए थोड़ा सा। और सबसे पहले क्या करेंगे, बस बेल आइकन यहाँ पर प्रेस कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी क्लास का नोटिफिकेशन आता है तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकें, देख सकें, ठीक। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद। और जो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि स्वयंवर कैसे लिखा जाता है, उसका जवाब देना मत भूलना। आपसे पूछा है, मुझे याद है, आप भूल गए होंगे। स्वयंवर का आप जरूर जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि स्वयंवर कैसे लिखा जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।